गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे, आप लोगों को हिंदी के बारे में चीज़ों को बताया जा रहा था। ये जो बैच है ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की जो वैकेंसी आने वाली है, जो आने वाले समय में लेखपाल की वैकेंसी है, जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल कक्षाएँ ये होने वाली हैं। तो हम इन क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। और वर्णमाला में हमने क्या क्या सीखा? वर्णमाला में हमने सीखा कि स्वर क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि स्वर क्या होते हैं। उसके बाद हमने सीखा व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वर्ड क्या होता है, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। फिर हमने ये सीखा अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। अक्षर के बाद फिर हम लोगों ने सीखा मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा। फिर हमने सीखा लिखित भाषा के बारे में, लिखित भाषा के बारे में। फिर हम लोगों ने मात्रा के बारे में जाना था, मात्रा क्या होती है। और स्वर का निर्माण कैसे होता है, स्वर का निर्माण कैसे होता है, स्वर का निर्माण कैसे होता है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। चलिए इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, अभी फटाफट से हम लोग एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करके फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। किस आधार पर? सामान्य आधार पर या सामान्य अवस्था में। स्वर की संख्या 10 बताई जाती है। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर आपके कितने होते हैं? 10 होते हैं। स्वर में से उच्चारण के आधार पर हम किसे स्वर नहीं लेते हैं? री को स्वर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमें रे की ध्वनि मिलती है। रे की क्या मिलती है? ध्वनि मिलती है। बात क्लियर है? अर्थ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से? 11 आपके सामान्य स्वर, 11 आपके सामान्य स्वर प्लस 2 अयोगवाह। 2 क्या? अयोगवाह, अयोग वाह। यही दोनों जुड़ करके आपके टोटल क्या बन जाते हैं? 13 स्वर बन जाते हैं। क्लियर है? और इन स्वरों के का प्रकार हम लोगों ने देखा था कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और कौन सा? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये जो 7 संख्या होती है ये कुल दीर्घ की होती है। इसमें से 3 आपके मूल दीर्घ होते हैं। 3 कौन से दीर्घ होते हैं? मूल दीर्घ होते हैं। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। और बाकी जो आपके 4 स्वर हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन्हीं संयुक्त स्वरों को ही विजातीय स्वर भी कहा जाता है। चाहे आप संयुक्त स्वर कहिए चाहे विजातीय स्वर कहिए। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इनके निर्माण के बारे में भी मैंने बताया था कि जो आपके विजातीय स्वर हैं ए, ओ और औ, इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो ए का निर्माण हुआ है आपका ए धन छोटी ई से, ए का निर्माण हुआ है ए धन ए से, ओ का निर्माण हुआ है ए धन ऊ से, और औ का निर्माण हुआ है ए धन ओ से। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही कायदे से समझा था। मूल दीर्घ स्वर की बात की जाएंगी तो जो 3 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आपका आ होता है, एक बड़ी ई होता है, एक कौन सा होता है? बड़ा ऊ होता है। क्लियर है? और ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? आपके दीर्घ स्वर बनाते हैं। और संख्या में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर है? इसी मूल दीर्घ स्वरों को, इन तीनों को ही सजातीय स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर भी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा था। इसके आगे बात करेंगे। इसके आगे हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जितने भी हमारे स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के जितने भी हमारे स्वर हैं उन स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके बारे में भी हमने सीखा था। क्या क्या सीखा था? देखिए, अ, आ, ई, ऊ, री, ए,
ए, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। ए और आ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। इस कारण से इन्हें क्या कहते हैं? कंठ स्वर कहते हैं। ई और ई, इन दोनों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? जीभ से। किससे किया जाता है? तालु की सहायता से किया जाता है। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? तालव्य स्वर कहते हैं। उ और उ, इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? ओष्ठ की सहायता से। किसकी सहायता से? ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। बात अगर री की करेंगे तो री का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा की सहायता से। री का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा की सहायता से। ए और ए के उच्चारण की बात करेंगे तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? अधन ई से हुआ है। इसका ए का निर्माण कैसे हुआ है? अधन ई से। और ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कंठ धन तालु मिलकर के क्या बनाता है? कंठ तालु। तो स्वर कौन सा होगा? कंठ तालव्य स्वर। और उच्चारण कहां से किया जाएगा? कंठ और तालु से। ओ और औ की बात करेंगे तो ओ का निर्माण हुआ है अधन उ से। अधन उ से। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो दोनों जगह से उच्चारित होने वाले स्वरों के संयोग से इस ओ का निर्माण हुआ है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। और यही सेम चीज औ में भी होगी। इसके बारे में ही हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से पिछली कक्षाओं में सीखा था। ये आप लोगों को ब्रीफ रिवीजन एक दे रहे हैं कि आप लोगों को जो चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उसे एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। चलिए, इससे आगे की बात करें अगर, तो हम लोग किसकी बात किए थे? व्यंजन की। व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। या हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या किसी की सहायता से बोले जाते हैं? नहीं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बात क्लियर है? चलिए, और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला शब्द के अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाएगी तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वर्णों की माला। क्लियर है? इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। व्यंजन में भी हम लोगों ने वर्गीय व्यंजन पढ़ रखा है। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनका अध्ययन हम वर्गों में बांट करके हैं और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? फटाफट रिवाइज करिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। कितने वर्ग? 1 2 3 4 5। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। और हर वर्ग में व्यंजन कितने हैं? 5 व्यंजन है। क में कितने हैं? क ख ग घ ङ। च में कितने हैं? च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ ड़। त में कितने हैं? त थ द ध न। पै में कितने हैं? प फ ब भ म। ठीक, तो ये आपके क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है। ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है। ठीक है। अच्छा, वर्गीय व्यंजन के उच्चारण की अगर बात की जाएगी तो क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। कहां से? तालु से किया जाता है। ट वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है। कहां से? मूर्धा से किया जाता है। बात अगर करेंगे तय वर्ग का उच्चारण कहां से किया जाता है? दंत से किया जाता है, दांत की सहायता से। पै वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। इसको हमने पिछली क्लास में बहुत ही कायदे से पढ़ा है। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा रहे हैं ताकि पिछली कक्षाओं की चीजें आपके माइंड में एक बार रन कर जाएं। अब समझिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा
निम्न में से निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। निम्न में से, यहाँ कौन लगा लीजिए, निम्न में से कौन प वर्ग का व्यंजन नहीं है। अब आपके विकल्प कुछ ऐसे होंगे, त, बी, प, सी, प या डी, म। निम्न में से प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है। अब कौन सा व्यंजन नहीं है, आपको पता है प वर्ग में जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, प होता है, फ होता है, ब होता है, भ होता है, और कौन सा होता है, मैं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं दिख गया, तो मैं तो यहाँ का प वर्ग का व्यंजन है, यानी कि ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। प भी प वर्ग का व्यंजन है, ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। फ दिख गया, फ भी प वर्ग का व्यंजन है, ये भी सही जवाब नहीं होगा। तो सही जवाब हमारा होगा कौन सा, तय होगा। कौन सा होगा, तय होगा। और समझिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है, स्थान है। अब आपके विकल्प हैं ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। अब आपके विकल्प हैं ओष्ठ, दंत, तालु और मूर्धा। अब भाई आप लोगों ने पढ़ा है कि च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, कौन कौन से, च, छ, ज, झ, इया, इन सब का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, तालु की सहायता से। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। हम इसके किससे उच्चारण करते हैं, तालु से उच्चारण करते हैं च वर्ग के सभी वर्णों का। बात अगर की जाएगी ओष्ठ से, तो ओष्ठ से कौन उच्चारित होते हैं, प वर्ग के सभी वर्ण। प वर्ग के सभी वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ओष्ठ से। और प वर्ग के अतिरिक्त और कौन से वर्ण हैं जो ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं, आपके जो 2 स्वर हैं, कौन कौन से, उ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका भी उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। तालु की सहायता से क्या क्या उच्चारित होते हैं, एक तो आपके च वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं उच्चारण, च वर्ग के सभी व्यंजन किससे उच्चारित किए जाते हैं, तालु की सहायता से। इसके अतिरिक्त आपके जो 2 स्वर हैं, कौन कौन से, एक छोटी ई, एक बड़ी ई, इनका भी उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। इसके अतिरिक्त एक आपका अंतस्थ व्यंजन यह है, इसका भी उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तालु से। और यह के अतिरिक्त एक जो बड़ा वाला श है, इसका भी उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तालु से। तो तालु की सहायता से कितने वर्णों का उच्चारण किया जाता है, च वर्ग के सभी वर्ण, कितने वर्ण, 5 वर्ण, 2 आपके ई और 2 वर्ण ये, 5 2 7, 7 2 9, टोटल कितने वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, 9 वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। बात क्लियर है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही डिफाइन करके पढ़ा जाता है ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। चलिए बात अगर करेंगे दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो देखिए जितने भी आपके तय वर्ग के वर्ण हैं, तय वर्ग में कौन कौन से, तय, थ, द, ध, न, तय वर्ग के सभी वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, दंत से। इसके अतिरिक्त आपका ल और आपका ये वाला श, छोटा स जिसे कहा जाता है, इसे दंत से भी कहते हैं। इसका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, दंत की सहायता से किया जाता है। बात अगर करेंगे मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, तो जितने भी आपके ट वर्ग के वर्ण हैं, ट वर्ग के वर्ण हैं, इन सब का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, मूर्धा से। इसके अतिरिक्त आपका जो एक री है, री जो स्वर है, ये भी कहाँ से उच्चारित किया जाता है, मूर्धा से। और री के अलावा आपका ये जो ये वाला स होता है, इसे कहा जाता है मूर्धन्य स। इसका भी उच्चारण कैसे होता है, मूर्धा की सहायता से। इसका भी उच्चारण किससे होगा, मूर्धा की सहायता से होगा। तो बात क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्लियर है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक बार हम फिर से वर्ग को बनाएंगे और चीज़ों को बहुत ही कायदे से समझेंगे। क, क्लियर दिख रहा है कलर? ख, वाइट, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ। ठीक, ये आपके क्या है, ये पांचों वर्ग हैं। कौन कौन सा? ये आपका पहला आपका च वर्ग है, क वर्ग है। ये कौन सा है? क वर्ग है। ये च वर्ग है। ये आपका ट वर्ग है। ये आपका त वर्ग है। ये आपका प वर्ग है, प वर्ग है। अब देखिए, अगर इनको ऊपर से नीचे हम स्तंभों में बांट दें, कॉलमों में बांट दें, जैसे इसको एक कॉलम कहें, इसको सेकंड कॉलम कहें, इसको एक दूसरा कॉलम कहें, देखिए कितने कॉलम में बट गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने कॉलम में बट गया? 5 कॉलम में बट गया। और 5 कॉलम में बटने के बाद पांचवें कॉलम में जितने भी वर्ण आए हैं, जितने भी ये पांचों वर्ण आए हैं, कौन कौन से? अंग, इय, ड़, न और मैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। इनको क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर के साथ ही इनको और एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है इनको नासिक्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा एक नासिक्य व्यंजन नहीं है, या नासिक्य व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 5। 5 आपका जवाब क्या होगा? 5। और नासिक्य व्यंजन होते कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। देखिए, क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? अंग। च वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? इय। ट वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? ड़। त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? न। प वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? मैं। तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को ही क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए चलिए, यहां तक तो बात क्लियर हुई। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं कुछ और चीजों को। देखिए, ये तो आपके हो गए वर्गीय, वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन, व्यंजन। ठीक, कितनी संख्या होती है? 25। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो बात अगर करें अंतस्थ व्यंजन के संख्या की, कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संख्या आपकी अंतस्थ व्यंजन की कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, इनको पहचानने के लिए भी दे देता है, तो कौन कौन से आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल और व, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इन चारों में, य, र, ल में जो आपका य है और जो आपका व है, य और व, इन दोनों को संयुक्त रूप से या इन दोनों को और एक संज्ञा दी गई है, और क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। अब अर्धस्वर कहने के पीछे क्या कारण है?
अर्धस्वर कहने के पीछे का कारण क्या है? तो अर्धस्वर कहने के पीछे का कारण यह है क्योंकि ये कभी कभी स्वर की तरह प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, स्वर की तरह प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। अर्थात जहाँ पर हमें स्वर वर्णों का प्रयोग करना होता है वहाँ पर हम स्वर वर्णों का प्रयोग न करके इनका प्रयोग कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, हम ऐसे कैसे मान लें? तो भैया मत मानिए, देख लीजिए, प्रैक्टिकल करिए, फिर मानिए। देखिए जरा, जैसे कहा जाए कौवा, कौवा, तो देखिए कौवा तो ऐसे कहा जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप बोलते हैं या वर्तनी अशुद्धि में लिख दिया जाता है तो कैसे लिखा जाता है? कौवा। या उच्चारण में कैसे बोला जाता है? कौवा। तो बताइए ये वह क्या है? वह क्या है? वह तो आपका एक व्यंजन है। वह क्या है? व्यंजन है। और ये जो आ है ये क्या है? अपने आप में स्वर है। तो स्वर की जगह यह प्रयुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? स्वर के स्थान पर यह प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहेंगे, पूर्ण स्वर नहीं कहेंगे। गलती से मत कहिएगा। पूर्ण स्वर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये किस श्रेणी में आता है? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। लेकिन कभी कभी स्वर के स्थान पर प्रयुक्त कर दिया जाता है, उच्चारण इसका स्वर के समान मिलता है, इस कारण से इसे हम क्या कह देते हैं? अर्ध स्वर कह देते हैं। अब बात अगर करेंगे यह की, तो जैसे आप लोग कहते हैं महिलाएं, 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 तो आप देखिए महिलाएं ऐसे बोलते हैं या ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी महिलाएं ऐसे भी बोल दिया जाएगा, महिलाएं, महिलाएं। तो बताइए ये क्या है? ये तो यह है। और ये क्या है? अ है। तो अ के स्थान पर यह पर एक ही मात्रा प्रयोग किया गया कि नहीं? ये क्या है? अपने आप में व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। और ये क्या है? ये आपका स्वर है। तो स्वर के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण या स्वर जैसी ध्वनि देने के कारण इस ये को हम क्या कहेंगे? इस ये को क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहेंगे। बात क्लियर है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर किसे कहेंगे? क्वेश्चन समझिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? कौन सा है? अब आपका विकल्प है व, प, ट, ड, य, व, च, छ। तो देखिए आपका जो अर्ध स्वर की तरह प्रयोग किया जाता है वो अंतस्थ व्यंजन के यह और वह का प्रयोग ही किसकी तरह किया जाता है? अर्ध स्वर की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? अर्ध स्वर की तरह। क्लियर है? देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ल और व। य, रे, ल और व, यही क्या कहलाते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में जो आपके वर्ण य है और वर्ण व है, इन्हीं दोनों को ही क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी कभी यह स्वर की तरह प्रयुक्त कर दिए जाते हैं या स्वर की तरह ध्वनि देने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। अब जरा इनके उच्चारण स्थान के बारे में समझिएगा। इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वर्ड यह है इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु की सहायता से करते हैं। कहाँ से करते हैं? तालु की सहायता से करते हैं। बात अगर करेंगे रे की, रे की अगर बात करेंगे कि रे का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो रे का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है। अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि जो ये आपका स्वर री है इसको कहाँ कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। इसको आपके कंठ के किस भाग से बोला जाता है? तो मूर्धा से बोला जाता है। तो री में ध्वनि किसकी आ रही है? र धन ई, इसी से तो मिलकर के आपका री बना है। तो री में ध्वनि किसकी आ रही है? रे की ध्वनि आ रही है। और रे की ध्वनि आने के कारण अगर री का उच्चारण मूर्धा से हो रहा है तो बताइए इस रे का उच्चारण कहाँ से होगा? ये भी मूर्धा से होगा। ल की अगर बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है कि ल का जो उच्चारण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? दंत से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? दंत से किया जाता है। और अगर बात करेंगे हम वह की, तो वह बोलते समय आपके दांत और आपके ओष्ठ दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस कारण वह को क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ वर्ण। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ वर्ण।
दंतोष्ठ्य वर्ण। कई बार पूछा गया है वह आपसे, वह को क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ्य वर्ण। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वह का उच्चारण स्थान बहुत बार पूछा गया है, कईयों बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। इसका ध्यान रखिएगा, वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ्य होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। और रे का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। क्लियर है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हटते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए हमने कहाँ तक सीख लिया? हमने सीखा कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अब इसके बाद बारी आएगी ऊष्म व्यंजन की। किसकी बारी आएगी? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इन्हीं ऊष्म व्यंजन को इन्हीं ऊष्म व्यंजन को इन्हीं ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी। संघर्षी या इन्हीं को ऊष्मीय भी कहा जाता है। ऊष्मीय भी कहा जाता है। अब ऊष्म संघर्षी, ऊष्मीय या ऊष्म ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो बात समझिएगा, हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर इनके संख्या की बात की जाएगी तो संख्या में ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्या में ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिए, कौन कौन से होंगे। एक तो आपका होगा बड़ा वाला श, बड़ा वाला श। एक आपका होगा मूर्धन्य श, एक आपका होगा मूर्धन्य से, एक होगा आपका छोटा से, और एक होगा आपका है। एक क्या होगा? आपका है। देखिए ये वाला जो स है, ये वाला जो स है, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालु की सहायता से। और तालु की सहायता से उच्चारित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य। इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य श कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य श कहते हैं। इस अगर स की बात की करेंगे तो इस स का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। और मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य श। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य श कहा जाता है भैया। क्या कहते हैं? मूर्धन्य स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। इस स की अगर बात करेंगे, ये वाला जो स है, तो इसका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? दंत की सहायता से। और दंत की सहायता से उच्चारित होने के कारण इसे हम दंत्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य श कहते हैं। दंत्य श कहते हैं। बात अगर करेंगे है के उच्चारण स्थान की, तो है का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। इसे कंठ कंठ व्यंजन कहते हैं। और कंठ व्यंजन के साथ साथ इसे काकल्य व्यंजन की भी संज्ञा दी गई है। काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किसे काकल्य व्यंजन की संज्ञा प्रदान की गई है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? है। आपके ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है बड़ा वाला श, जिसे क्या कहा जाता है? तालव्य से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तालु की सहायता से इसे बोला जाता है। दूसरा आपका होता है मूर्धन्य से, जिसे मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, और इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य श कहते हैं। तीसरा आपका होता है छोटा श, और इसी छोटे श को दांत की सहायता से बोले जाने के कारण इसे दंत्य श भी कहते हैं। जो है आपका होता है, ये वर्ण तो आपका कंठ है, लेकिन इसे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर अगर आपसे पूछे कि है का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको अगर वहां पर विकल्प में कंठ दे रखा है, तो आप किसे चुनेंगे? कंठ को चुनेंगे। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे काकल्य वर्ण कहा जाता है, तो आप किसे चुनेंगे? है को चुनेंगे। किसे चुनेंगे? है को चुनेंगे। आई होप बातें क्लियर हुई होंगी इतनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसको समझिए। इसको समझिए, परिभाषा इसकी देखिएगा। वे व्यंजन वे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न
व्यंजनों के संयोग से, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से, संयोग से निर्मित होते हैं, संयोग से निर्मित होते हैं, होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। बात क्लियर है? हिंदी वर्णमाला के वे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बात अगर इनकी संख्या की करेंगे तो संख्या में ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्या में ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है 6, एक आपका होता है त्र, एक आपका होता है ज्ञ, और एक आपका होता है श्रेय। क्या होता है? श्रेय। तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? 6 होता है, त्रय होता है, ज्ञ होता है और श्रेय होता है। 6, ये कौन सा 6 है? इससे मिलकर के हमारा बनता है छत्री, छत्री। और एक 6 आपका ये होता है, इससे क्या आपका बनता है? छाता, छाता। या इससे क्या बनता है? छतरी, छतरी, छतरी। ये आपका क्षत्रिय बनाता है और ये क्या बनाता है? छतरी। बात क्लियर है? चलिए तो हम और आगे चीजों को समझेंगे। अब देखिए, अगर ये संयुक्त व्यंजन है, ये आपके अगर संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन होने के कारण इनका निर्माण किससे हुआ होगा? दो वर्णों से मिलकर के हुआ होगा, दो व्यंजनों से मिलकर हुआ होगा। अब ये दो व्यंजन कौन कौन से हैं? ये दो व्यंजन कौन कौन से हैं इसको समझिएगा। इसके निर्माण से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको संयुक्त व्यंजन से एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा इनके निर्माण से संबंधित, और दूसरा मिलेगा इनका शब्दकोश में स्थान। शब्दकोश हिंदी डिक्शनरी जो है उसमें इनका स्थान, और दूसरा इनके निर्माण, इनके निर्माण। इन्हीं दोनों तरह के क्वेश्चन को आप ठीक ठाक क्वेश्चन की संज्ञा में रखेंगे। बाकी तो ये जो है आपके 4 जो व्यंजन हैं, क्षेत्र, ज्ञ और श्रेय, इनके बारे में लगभग सभी को जानकारी होती है। अब इनके निर्माण के बारे में समझिएगा। देखिए, जो आपका वर्ड 6 है, इसका निर्माण हुआ है आपके हलंत के क प्लस पूर्ण से, और कौन सा से? मूर्धन्य से। हलंत के क प्लस पूर्ण से, लेकिन से कौन सा? मूर्धन्य से। इस त्रय का निर्माण कैसे हुआ है? हलंत के तय, हलंत के तय प्लस पूर्ण रे, प्लस पूर्ण रे। इस ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है? हलंत का जय, हलंत का जय प्लस पूर्ण य, पूर्ण य। अश्रय का निर्माण कैसे हुआ है? हलंत का बड़ा वाला शय, हलंत का बड़ा वाला शय जिसे तालव्य से कहा जाता है, और तालव्य शय में क्या आ जाएगा? र आ जाएगा, और मिलकर के आपका क्या बनाएंगे? श्रेय बनाएंगे। बात क्लियर है? अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होता है कि ये वाला इसका विच्छेद न दे करके, ये तो हमने किसका विच्छेद किया है? 6 का विच्छेद किया है। अब 6 का विच्छेद जब हमने वार्णिक विच्छेद किया है तो देखिए हलंत के साथ क आया है, तो इस क को तो और हम छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो स है ये पूर्ण है, ये जो स है ये पूरा है, इसे और भी तोड़ा जा सकता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा वर्ड विच्छेद दे देता है, यानी कि एक एक अक्षर का वर्ड विच्छेद करके देता है। तब वहां पर आप कैसे चीजों को समझेंगे? ध्यान से देखिए। देखिए, ये हलंत का क है, ये तो और नहीं टूटेगा, लेकिन ये जो प्लस स है इसको हम और तोड़ेंगे तो ये बनेगा हलंत का श प्लस है, हलंत का श प्लस है। अगर इस अंतिम वर्ड के साथ हमने हलंत लगा दिया तो अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा, तभी हम उच्चारण कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एग्जाम में अगर आपसे वार्णिक विच्छेद पूछेगा तो दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, और अगर दोनों दे दिया है तो आप इस वाले को चुन लीजिएगा, आपका प्रश्न 100% सही होगा। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये आपका हलंत का तय, हलंत का तय प्लस र। अब इसको और अगर अधिक तोड़ेंगे तो देखिए ये हलंत का तय तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब हम इस रे की बात करेंगे तो ये हलंत का रे प्लस अ में टूट जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? हलंत का तय प्लस हलंत का रे प्लस ए।
ये क्या बनेगा, हलंत का त प्लस हलंत का र प्लस ए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, वार्णिक विच्छेद। इसी तरीके से इस ज्ञ का अगर हम वार्णिक विच्छेद करेंगे तो जरा देखिए, देखिए ये हलंत का जय है, ये और ज्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन इय की बात करेंगे तो ये हलंत का इय प्लस क्या हो जाएगा हा, ये पूर्ण और मिल करके आपका क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। इनसे भी मिलकर के पूर्ण रूप से क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। इनसे मिलकर के पूर्ण रूप से क्या बनेगा, आपका त्र बनेगा। इनसे मिलकर के पूर्ण रूप से आपका क्या बनेगा, छ बनेगा। बात समझ में आ रही है। और इनसे भी मिलकर के पूर्ण रूप में क्या बनेगा, छ बनेगा। इनसे मिलकर के पूर्ण रूप में क्या बनेगा, त्र बनेगा। इनसे मिलकर के पूर्ण रूप में क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। इनसे मिलकर के पूर्ण रूप में क्या बन रहा है, श्रय बन रहा है। और श्रय का और अधिक अगर वार्णिक विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, हलंत का श, ये तो और नहीं टूटेगा, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इसको तोड़ा जा सकता है। और कैसे टूटेगा, हलंत का र प्लस अ, हलंत का र प्लस ए। और इससे भी किसका निर्माण होगा, आपके श्रय का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, श्रय का ही निर्माण होगा। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि कौन सा वर्ण कैसे बना है। आपके परीक्षा में इनसे बहुत ही अच्छे को लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक किस वर्ण का वार्णिक विच्छेद सही है। जैसे आपसे पूछ देगा कि छह का, अब इसी को ले लीजिए क्वेश्चन को, पूछेगा इस छह का वार्णिक विच्छेद क्या है। अब आपके विकल्प हैं क प्लस श। वार्णिक विच्छेद बी ऑप्शन है आपका हलंत का क प्लस हलंत का श। सी ऑप्शन है आपका क प्लस हलंत का श। या डी ऑप्शन है आपका हलंत का क प्लस पूर्ण से। तो देखिए, जब भी वार्णिक विच्छेद करिएगा सबसे पहले आप देखिएगा कि पहले वर्ड पर हलंत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या पहले वर्ड पे हलंत है, नहीं है, मामला खराब है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले वर्ड पे हलंत है, ठीक हो सकता है, अभी देखते हैं। यहाँ पर क्या पहले वर्ड पे हलंत है, बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर पहले वर्ड पे हलंत है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। अब हमारे पास विकल्प कितने बचे हैं, दो बचे हैं। अब देखिए हमने बताया है आप लोगों को कि जो वार्णिक विच्छेद होगा इसमें पहले वर्ड पे हलंत होगा और दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो पहले वर्ड पर हलंत और दूसरा वर्ड पूर्ण है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। या फिर क्या होना चाहिए, पहले और दूसरे वर्ड पर अगर हलंत है तो अंत में आपको क्या मिलना चाहिए, धन अ मिलना चाहिए। क्या यहाँ पर धन अ मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। और धन अ न मिलने के कारण ये वर्ड भी आधा है, ये वर्ड भी आधा है, तो हम उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सही जवाब क्या होगा, हलंत का क प्लस। बात क्लियर है, हलंत का क प्लस श। इसी प्रकार से आपसे सभी वर्णों का वार्णिक विच्छेद पूछा जाता है। सभी जितने भी आपके चारों ये संयुक्त वर्ण हैं इनका वार्णिक विच्छेद आपसे पूछा जाता है। तो चीज़ों को बहुत ही ढंग से समझिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आसान होते हुए भी आप गलत करके आ जाते हैं। एग्जाम से बाहर निकलने के बाद आप अफसोस करते हैं कि काश हमने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता, काश हमने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता। और समझिए कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आपके विकल्प हैं श, विकल्प है आपका त्र, विकल्प है आपका श्र, और विकल्प है आपका य। तो देखिए छ त्र स्र ये तीनों तो आपके क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये क्या है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन है यानी कि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी।
अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके संयुक्त व्यंजन से पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ये संयुक्त व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन शब्द हिंदी शब्दकोश में किस वर्ड के बाद आएगा, किस वर्ड के बाद आएगा। समझिएगा, जैसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हिंदी हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी की बात हो रही है। हिंदी शब्दकोश में वर्ड 6 का स्थान किन दो वर्डों के मध्य है। हिंदी शब्दकोश में वर्ण 6 का स्थान किन दो वर्णों के मध्य है। अब इसको समझिएगा, हिंदी शब्दकोश में क्या है और आपके विकल्प क्या है, क, ख, च, छ, त्र, ज्ञ, य। अरे अब ध्यान से समझिए, देखिए जब भी किसी संयुक्त व्यंजन का शब्दकोश में आपसे स्थान पूछ ले, कोई भी अगर संयुक्त व्यंजन है और उसका आपसे शब्दकोश में स्थान पूछ ले रहा है, तो आप तुरंत उसका वार्णिक विच्छेद करिएगा। जैसे आपसे अगर छः का शब्दकोश में स्थान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 6 का शब्दकोश में स्थान पूछ रहा है, तो आप तुरंत इसका वार्णिक विच्छेद करिए। और 6 का वार्णिक विच्छेद आपको पता है क्या होता है, हलंत का कै प्लस पूर्ण मूर्धन्य से। यही तो इसका वार्णिक विच्छेद होता है, हलंत का कै प्लस पूर्ण से। अब देखिए जो आपका पहला वर्ड आया है, आधा वर्ड जो आया है, यानी कि जो हलंत के साथ आया है, इसको आप लिख दीजिए पूरा। और पूरा जब लिखेंगे तो क्या आएगा, क। और क के बाद वर्णमाला में कौन सा वर्ड आता है, क के बाद भैया क्या आता है, ख आता है। क के बाद क्या आता है, ख आता है। और इसी क और ख के बीच में शब्दकोश में आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी क और ख के बीच में शब्दकोश में आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 मिलेगा। तो जब भी कभी किसी संयुक्त व्यंजन का शब्दकोश में स्थान पूछे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वार्णिक विच्छेद करेंगे। और वार्णिक विच्छेद के बाद पहले वर्ड को पूरा लिख करके उसके बाद जो अगला वर्ड आता है उसे लिख लेंगे। उसी के बीच में आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जब आप शब्दकोश देखेंगे, जैसे देखिए अंग्रेजी डिक्शनरी जब आप देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, ए से। तो ए से जितने भी बने वर्ड होते हैं वो सभी लिखे जाते हैं। ए के बाद फिर डबल ए की बात आती है, फिर ट्रिपल ए की बात आती है। अच्छा, ट्रिपल ए के बाद फिर क्या आता है, ए के बाद फिर अगला लेटर कौन सा आएगा, बी आएगा। ऐसे ही तो चलेगा, पहला लेटर क्या रहेगा, ए रहेगा, इसके बाद लेटर बढ़ते जाएंगे, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। इसी तरीके से जब हम शब्दकोश में कै पे पहुंचेंगे, तो कै के बाद जो हमारा लेटर आएगा, तो कै से बनने वाले जितने भी आपके कै से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो ख से पहले आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखिए बी जब डिक्शनरी में, अंग्रेजी डिक्शनरी में जब बी आएगा, तो बी से पहले ए से बनने वाले सभी वर्ड जब समाप्त हो चुके होंगे, समाप्त हो जाएंगे, तभी तो बी की शुरुआत होगी। अरे बोलो भाई, जब बी से ए से बनने वाले सभी वर्ड समाप्त हो जाएंगे, सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे, तभी तो हम बी की शुरुआत करेंगे, उससे पहले तो हम बी की शुरुआत करेंगे नहीं। सेम इसी तरीके से जब कै से बनने वाले जितने भी आपके वर्ण हैं, कै के संयोग से बनने वाले जितने भी वर्ण हैं, जब वो सभी समाप्त हो जाएंगे हिंदी शब्दकोश में, हिंदी डिक्शनरी में, तभी तो हम ख की शुरुआत करेंगे, तब तो हम ख से बनने वाले वर्डों की बात करेंगे। और जो आपका 6 है, इसका निर्माण किससे हुआ है, कैसे हुआ है, हलंत का क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कैसे हुआ है, तो किसके बीच में शब्दकोश में आएगा, कै और ख के बीच में। बात क्लियर है, किसके बीच में आएगा, कै और ख के बीच में। बहुत कायदे से इस बात को समझिएगा और कायदे से इस बात को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, चाहे जिस शिफ्ट में देखने को मिले, लेकिन एक क्वेश्चन मिलना तय है।
चलिए आगे बात करते हैं बाकी के जो आपके वर्ण हैं, बाकी के जो आपके संयुक्त वर्ण हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अगला आपका जो संयुक्त वर्ण है वो कौन सा है? त्र है। त्र है। तो अगर पूछा जाए तो जवाब देखिए, जवाब इसका क्या होगा? जवाब इसका होगा क और ख के बीच में। तो अगला जो आपका संयुक्त वर्ण त्र है, अगर पूछा जाए कि वर्ण त्र का हिंदी शब्दकोश में किन दो वर्णों के बीच में स्थान है या किस वर्ण के बाद आपका त्र आता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस त्र का क्या करेंगे? वार्णिक विच्छेद। और वार्णिक विच्छेद जो होगा वो कैसे होगा? हलंत का तय प्लस र। कैसे होगा भैया? हलंत का तय प्लस है। और जो आपका वार्णिक विच्छेद करने के बाद जो हलंत के साथ वर्ण आएगा इसको हम क्या करेंगे? पूरा लिख लेंगे। और पूरा लिखते ही ये क्या बन जाएगा? तय। और हिंदी वर्णमाला में तय के बाद क्या आता है? थ। तो तय और थ के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? त्र देखने को मिलेगा। तय और थ के बीच में क्या देखने को मिलेगा? त्र देखने को मिलेगा। ये किसकी बात की जा रही है? किसकी, कहां देखने की बात की जा रही है? कहां पर? शब्दकोश में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कहां पर देखने की बात की जा रही है? शब्दकोश में देखने की बात की जा रही है। अगला जो आपका अक्षर है अगला वो कौन सा है? आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्षेत्र के बाद आपका कौन सा व्यंजन है? ज्ञ है। ज्ञ। अब ज्ञ की अगर बात करेंगे, ज्ञ शब्दकोश में कहां पे मिलेगा? तो सबसे पहले आप ज्ञ का निर्माण देखिए। ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है? हलंत के ज, हलंत के ज प्लस इया से किसका निर्माण हुआ है? ज्ञ का निर्माण हुआ है। इस हलंत के जय को पूरा जय बनाइए, पूरा जय बनाइए। और देखिए हिंदी वर्णमाला में जय के बाद कौन सा वर्ण आता है? झ आता है। जय के बाद कौन सा आता है? झ आता है। तो जय और झ के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्ञ देखने को मिलेगा। किसके बीच में? जय और झ के मध्य में। जय और झ के मध्य में क्या देखने को मिलेगा? ज्ञ देखने को मिलेगा। तय और थ के बीच में क्या देखने को मिलेगा? त्रय देखने को मिलेगा। तय और थ के बीच में क्या देखने को मिलेगा? त्र देखने को मिलेगा। और क और ख के बीच में क्या देखने को मिलेगा? छ देखने को मिलेगा। कहाँ? क और ख के मध्य में। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद जो अगला एक और अंतिम वर्ण जो आपका बच रहा है वो अंतिम वर्ण कौन सा है? आपका श्र है। अंतिम वर्ण कौन सा है? श्र है। श्र की अगर बात करेंगे तो श्र का वार्णिक विच्छेद करके निर्माण कैसे हुआ है? हलंत के श प्लस र से। हलंत के श प्लस र से किसका निर्माण हुआ है? स्त्र का निर्माण हुआ है। अब इस हलंत वाले श को क्या करिए? पूरा लिख दीजिए और पूर्ण स बनाइए। पूर्ण स बनाते ही ये क्या बनेगा? पूर्ण स बन गया। और पूर्ण स के बाद जो आपका इस बड़ा वाले श के बाद जो आपका हिंदी वर्णमाला में अगला वर्ण आता है वो कौन सा आता है? मूर्धन्य श। कौन सा आता है? मूर्धन्य श आता है। तो श में तालव्य श और मूर्धन्य श के बीच में ही आपको क्या मिलेगा? श्रेय देखने को मिलेगा। तालव्य श और मूर्धन्य श के बीच में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? श्रेय देखने को मिलेगा। तो जब भी आपसे शब्दकोश में स्थान पूछे तो आप ऐसे ही वार्णिक विच्छेद करके शब्दकोश में स्थान बता देंगे। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए एक बार फटाफट ब्रीफ रिवीजन करेंगे। ब्रीफ रिवीजन करेंगे कि देखिए आपसे जितने भी आपके वर्ण हैं कौन कौन से आपके? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनका अगर हम शब्दकोश में स्थान देखेंगे तो छ कहाँ मिलेगा? क और ख के बीच में क्या मिलेगा? आपको छ मिलेगा। क और ख के बीच में क्या देखने को मिलेगा? छ देखने को मिलेगा। त्र कहाँ मिलेगा? तय और थ के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? त्रय देखने को मिलेगा। ज्ञ कहाँ मिलेगा? जय और झय के बीच में आपको क्या मिलेगा? ज्ञ मिलेगा, ज्ञ मिलेगा। और श्रय कहाँ मिलेगा? तालव्य श यानी कि बड़ा श और मूर्धन्य श के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? श्रय मिलेगा। ये इनके स्थान है। और कहाँ स्थान है? शब्दकोश में। किस शब्दकोश में? हिंदी शब्दकोश में। कहाँ पर? हिंदी शब्दकोश में ये इनके स्थान है। एक बात और समझिएगा, देखिए इस तरह से रिलेटेड बहुत ज्यादा वर्तनी अशुद्धि में पूछा जाता है श्रृंगार। श्रृंगार तो देखिए श्रृंगार की जो वर्तनी होती है, वर्तनी अशुद्धि में पूछा जाता है श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार आधा श्रेय लिखने के बाद वहां उसमें री की मात्रा लगती है और क्या लिखा जाता है? श्रृंगार। ऐसे सही होता है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने समय से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।